चबार पोर्ट से सिर्फ 140 किलोमीटर की दूरी पर गवादर पोर्ट है और इस समय चीन की वहां पर एटॉमिक सबमरीन्स और फ्रिगेट्स बिल्कुल तैयार खड़े हैं, जो शायद आधे घंटे से 1 घंटे की कॉल के ऊपर वो निकल कर बहुत आराम से पर्शियन बे में जा सकते हैं या बंदर अब्बास के एरिया में जा सकते हैं। प्लस ऑलरेडी दो स्पाइंग शिप्स, चीन के दो स्पाइंग शिप्स वो मूव कर गए हैं आज रात को पर्शियन बे के अंदर, और ये स्पाइंग शिप्स दुनिया के सबसे पावरफुल स्पाई शिप माने जाते हैं और ये किसी भी किस्म के मूवमेंट को, टेलीमेट्री को नाप सकते हैं। डिएगो गार्शिया से अगर प्लेन उड़ता है तो उसको तुरंत रीड कर सकते हैं कि हाँ ये आ रहा है और इतने घंटे में यहां पर पहुंचेगा। सारी मिसाइल्स को आराम से रीड कर सकते हैं। दो जहाज निकले हैं, 855 एंड 815A। जी हाँ, ये जहाज है उनका। मैं आपको यहां बता दूं, इस किस्म के में मुझे सत्ता परिवर्तन मंजूर नहीं है, यही शब्द यूज किए गए हैं। ईरान में मुझे आपका सत्ता परिवर्तन मंजूर नहीं है और कोशिश मत कीजिएगा। बात कुछ आगे बढ़ गई है। 3 दिन में जिनपिंग ने 2 बार स्टेटमेंट दिए हैं। पहले तो कहा था कि इजराइल ने सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का उल्लंघन किया है खुलेआम, और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उनका भी उल्लंघन किया है। और कल फिर से एक बार उसने बोला इजराइल को वार्न करके कि स्टॉप द वॉर नाउ, यू आर द वायलेटर। ये बहुत स्टर्न लैंग्वेज डिप्लोमेसी में यूज की गई है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईरान और इसराइल की जंग का नक्शा बदलने वाला कि दोस्तों चीन और रूस की एंट्री हो गई है। चीन ने गवादर में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन खड़ी कर दी और दोस्तों सर्वेलेंस जो स्पाई शिप है वो भी ले आया है और उसने आकर ईरानी समंदर में भी रख दिए हैं ताकि अगर कोई भी अमेरिका की जानिब से पेशकदमी होती है तो उसे जवाब दिया जाए। और अमेरिका ने देखिए कि रूस और चीन के डर से ये कह दिया है कि वो 2 हफ्ते के लिए अब जंग नहीं करेगा। 2 हफ्ते में वो ये डिसीजन ले लेंगे कि अगर जंग में जाना है तो वो जाएंगे, नहीं तो वो पीछे हो जाएंगे। दूसरी तरफ दोस्तों इसराइल को मार पड़ रही है। इसराइल को ऐसी मार पड़ रही है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों बंकर बस्टर बम को तो छोड़िए, अब क्लस्टर बम बरस रहे हैं। एक बम में 40 से 50 ग्रेनेड टाइप छोटे बम होते हैं दोस्तों, वो जाकर ऊपर फटते हैं और सारे ये नीचे ऐसे गिरते हैं जैसे रेन हो रही है। और इस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी लगा दी है, लेकिन पाबंदी जाए भाड़ में, आपकी पाबंदी तब कब थी जब यही बम, क्लस्टर बम गजा पर बरसाए जा रहे थे इसराइल की जानिब से। दोस्तों ईरान कमाल का काम कर रहा है, सभी कुछ वही कर रहा है जो उन्होंने गजा के साथ किया था। आगे भी सुनाते हैं, मुलाजा करें, लेकिन वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा। और मुझे लगता है कि इन दोनों का फिर एक कंबाइंड स्टेटमेंट भी आता है, क्रेमलिन का और बीजिंग का, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप को वार्न किया गया कि डोंट ट्राई टू प्ले विद फायर, इट मे बूमरैंग एंड लेटर ऑन यू मे रिग्रेट एंड रिपेंट आल्सो। शायद ये एक बड़ा कारण बन गया कि जहां क्या कहते हैं कि ट्रंप के हाथ साइन करते करते पेन को पीछे खींच के ले गए और अचानक उन्होंने कहा कि नहीं, हालात बहुत खराब हैं और शायद इसमें दखल देना, इजराइल को इस समय सपोर्ट करना, हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गले की फांस बन जाए। हालांकि 14 विमान उसने भरकर भेजे हैं हथियारों के, वो तो चल ही रहा है, लेकिन खुद शामिल होने से हिचकिचा रहा है। हाइफा पोर्ट पर बहुत नुकसान हुआ है, आईडीएफ का नुकसान हुआ है। इस समय इजराइल भारी पड़ रहा है, सॉरी ईरान भारी पड़ रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और नेतन्याहू ने कल एक और खास बात कही कि ईरान इज यूजिंग क्लस्टर मिसाइल्स, क्लस्टर बॉम्ब्स, कि एक मिसाइल में से 8 मिसाइल, 10 मिसाइल, 12 मिसाइल, 20 मिसाइल निकलती हैं और वो अलग अलग एरियाज पर जाकर हिट करती हैं। एक हिंदुस्तान के बड़े कोई होंगे मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल, वो आके एक टीवी चैनल पे कहते हैं ये क्या है कि जो अटैक है ना पिन पॉइंटेड नहीं है और इनका कोई असर नहीं होता इजराइल के ऊपर। मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे आर्मी के जनरल्स और फॉर्मर डिप्लोमेट्स जो हैं वो इजराइल के इतने बड़े भक्त बन चुके हैं कि उन्हें कहीं कोई डैमेज नजर नहीं आ रहा है, जबकि जूस लॉबी इस समय बहुत परेशान है अमेरिका में कि वाई अमेरिका इज नॉट अटैकिंग ईरान। जो हालात हैं उससे एक चीज बड़ी कंक्लूसिवली बाहर आती है कि ईरान को अंडर एस्टिमेट किया गया है, उसकी मिसाइल पावर को, ड्रोन पावर को अंडर एस्टिमेट किया गया है। और ट्रंप को शायद इस बात का कॉशन कर दिया गया कि फोर्डो प्लांट के ऊपर अगर आपका अटैक होता है तो फिर उसके बाद आप भी सेफ नहीं रहोगे। फिर मत कहिएगा कि 16.5 लाख किलोमीटर का ईरान तो बर्बाद नहीं होता, आप 10,000 बम भी डाल दोगे, लेकिन 4-5 बम काफी हैं एक इजराइल के 22,000 स्क्वायर किलोमीटर के लिए पूरा वॉश आउट करने के लिए, इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं। और ये जो वक्तव्य आए हैं खासतौर से जिनपिंग के और पुतिन के, मुझे लगता है कि इसने एक बात कंक्लूसिवली प्रूव की है कि दुनिया में सुपर पावर 3 ही है, पुतिन, जिनपिंग और ट्रंप, और बाकी सब शतरंज की बिसात पर प्यादे हैं।
और कई लोग जो अपने आप को विश्व गुरु प्रोक्लेम करते थे, उन्हें तो इजराइल के उस कथन पर भी आपत्ति नहीं है कि मुझे ईरान पर अटैक करना होगा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे। हिम्मत नहीं पड़ती है। बहुत सारे देशों की तो रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है कि वो उसको कंडेम भी कर सके कि तुम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक मत करो। और भारत की सरकार भी उनमें से एक है। भारत के 140 करोड़ लोग अलग हैं, लेकिन सरकार अलग है। तो सरकार की रीढ़ की हड्डी नहीं बची है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। साथ में चाइना की इस समय एक और डायरेक्ट एंट्री हुई है पर्शियन बे के अंदर। बहुत कम लोगों को पता है कि कई जहाज हैं, करीब करीब 6 जहाज तो हमेशा हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर में उनके हमेशा रहते हैं। 2 शिप्स ऐसे परमानेंटली स्टेशन है इनके बे ऑफ बंगाल के अंदर, जो इंडिया की सारी ट्रेजेक्ट्री जो है मिसाइल्स की और बाकी चीजों की चेक करते हैं। एक मालदीव की साइड में रहता है जो पूरे अरब सागर को चेक करता है। 2 कम से कम नीचे हिंद महासागर में डीपर मॉरिशस की साइड में रहते हैं और सेशल्स की साइड में रहते हैं। और कई बार ये संख्या बढ़कर 6 भी हो जाती है। इतना बड़ा जमावड़ा स्पाइंग शिप्स का, जिसको वो सर्वे शिप्स बोलते हैं, किसी भी कंट्री का हिंद महासागर के एरिया में नहीं है, बल्कि अमेरिका का भी इतना बड़ा जमावड़ा नहीं है। और ये 2 शिप्स जो पर्शियन बे में आए हैं, अब ये अमेरिका की हर गतिविधि को बिल्कुल पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ नापकर ईरान को बता देंगे कि हम कहां पर खड़े हैं और अल्टीमेटली आपके ऊपर अटैक कहां से आ रहा है। तो यहां पर डायरेक्ट एंट्री आप समझिए कि हो गई है, जो कि चाइना की भी है। और शायद उसके जो फ्रिगेट्स वगैरह है वो तो कभी मूव कर सकते हैं। इसी बात को व्हाइट हाउस ने भांप लिया है कि सिचुएशन में गो आउट ऑफ कंट्रोल राइट नाउ। अगर अंधे होकर अंदर कूद गए तो कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल के चक्कर में हम मारे जाएं और हमारी लाशों के ढेर अमेरिका वापस जाएं। क्योंकि उनकी अपना मागा ग्रुप जो आधा है वो कहता है हमें दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की जरूरत क्या है। वाई यू वांट टू डाई, वाई अमेरिकन शुड डाई फॉर द सेक ऑफ वन मैड पर्सन कॉल्ड नेतन्याहू। क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था इलेक्शन में कि आप दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाएंगे, अब कैसे आप जा सकते हैं। ज्यूज लॉबी बहुत गुस्से में है कि आप एक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, हमेशा आपने हमारा कहना माना, आप हमारे कहने के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन ट्रंप इज प्लेइंग विद ज्यूज लॉबी। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी औकात मेरे बिना कुछ नहीं है, डोंट ट्राई टू प्रेशराइज मी। और ये 2 हफ्ते का जो समय लिया है उन्होंने, ये शायद ज्यूज लॉबी को औकात दिखाने के लिए कि तुम चुप बैठो, तुम मेरी मर्सी के ऊपर यहां पर है, तुम मेरे बॉस बनने की कोशिश मत करना। यानी कि शायद ट्रंप ने यह कहा कि तुम मेरे शौहर बनने की कोशिश मत करना, जो हो वही बन के रहो। मोदी जी तो बिल्कुल बैक लेन में चले गए हैं। वो G7 में भी बैक लेन में थे, अननोन पर्सन बन गए थे और उनका मैजिक अचानक से गायब हो गया सारा का सारा। एंड ही हैज बिकम अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स पर आक्रमण का छोटा सा भी कोई कंडमनेशन कर सके। ऐसी चुप्पी, इतना डरा हुआ आदमी मैंने कभी नहीं देखा। दूसरा, साउथ चाइना सी से अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर का बेड़ा मूव कर दिया है, मिडिल ईस्ट की ओर लाया है। अब साउथ चाइना सी पूरा खाली पड़ा है और वहां पे अगर चाइना मौका मार के ताइवान को हड़प ले तो ताइवान की मदद करने वाला वहां कोई नहीं है इस समय, नॉट इवन वन शिप ऑफ अमेरिका। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को अगर शामिल होना है तो उसे GBU-57 बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बंकर बस्टर बम का, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पे। लेकिन इस बम को यूज करने के लिए उसे 3 परमिशन की जरूरत होगी। परमिशन नंबर 1, B-2 बॉम्बर डिएगो गार्शिया से उड़ते हैं। डिएगो गार्शिया ब्रिटिश का है, ब्रिटेन का है, अमेरिका का नहीं है। और उसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर की परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूं, जो कीर स्टारमर शायद नहीं देंगे। क्योंकि आज वो बातचीत भी कर रहे हैं जिनेवा के अंदर फ्रेंच और जर्मन विदेश मंत्रियों के साथ इस क्राइसिस के ऊपर, क्योंकि वो रेटर्ड है स्टेप। दूसरा, एक पहला कारण कि परमिशन लेनी। दूसरा, अमेरिका को ये बम इस्तेमाल करना पड़ सकता है जब उसे लगे कि मेरा कंट्री एक्सट्रीम डेंजर में आ गया है और वो मैं अपने आत्मरक्षा को बचाने के लिए, मैं अमेरिका को बचाने के लिए मैं उसके ऊपर बम का इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसा तो कोई डेंजर अमेरिका के ऊपर है नहीं। और तीसरा है एक मानवीय संकट, कि बहुत बड़ा मानवीय संकट आ गया, उस मानवीय संकट से दुनिया को बचाने के लिए कर सकता हूं। और चौथी कंडीशन, UNSC की मंजूरी चाहिए उसमें, सब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो इस लेवल के बॉम्ब को यूज करने से पहले 4 मंजूरियां चाहिए उसको, जो नहीं मिलेंगी उसको। और वो सेप्टिकल है कि क्या मुझे कीर स्टारमर परमिशन देंगे, क्या ये आत्मरक्षा के पैमाने पर सही उतरता है।
हालांकि आज की डेट में ये नैतिकता वगैरह सब अंदर चलेगी, कोई किसी की परवाह करता नहीं जब आप न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला कर सकते हो। और आज टाइम्स ऑफ इंडिया मेजर एडिटोरियल फ्रंट पेज पे यही है कि भाई सबने धज्जियां उड़ा दी हैं वियना कन्वेंशन की, तो अब बचा क्या उसके बाद में? कोई कहीं भी जाके कहीं भी हमला कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी परिदृश्य आपके सामने है जो मैंने आपको बताया। विवेक देश पांडे जी, टिप्पणी आपकी, विस्तारित टिप्पणी आपकी। जी दिनेश जी, आपने ये सारी जो कंडीशंस गिनाई है, तो अमेरिका के लिए और ट्रम्प के लिए कोई कंडीशन लागू नहीं होती। जिस तरह का कंडक्ट डोनाल्ड ट्रम्प का हमने देखा है जब से वो आए हैं, और उनका जो पिछला टर्म था उस समय भी, वो किसी भी नीति नियम को मानने वाले व्यक्ति नहीं है। वो एक तरह के अनार्किस्ट है, और कुछ बहुत ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं। जो मुंह में आए वो बोल देते हैं। अब ईरान पर हमले को लेकर उन्होंने दो तरह के वक्तव्य किए हैं। एक में उन्होंने कहा है कि मतलब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है, इस तरह की बातें आई कि 2 हफ्ते के बाद हम अपना निर्णय लेंगे। 2 हफ्ता, उसमें मतलब खुद ट्रम्प ने भी ये कहा है कि 2 हफ्ते में हम हमारा निर्णय लेंगे। दूसरा एक वक्तव्य उनका आया है जिनमें वो कहते हैं कि मैं क्या करूंगा ये किसी को नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता था। मैं 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड पहले वो निर्णय जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन की 1 सेकंड पहले ही निर्णय ले लेता हूँ। इस तरह का कुछ उन्होंने स्टेटमेंट किया है। तो इन दो में से कौन से स्टेटमेंट को हम एक्सेप्टेबल होगा? मुझे लगता है कि जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ट्रम्प की, ईरान उस स्टेटमेंट, उस स्थिति के लिए तैयार होगा कि अमेरिका कभी भी उस पर हमला कर सकता है। वो 2 हफ्ते के वो एक छलावा भी हो सकता है। 2 हफ्ते वाली जो बात है वो एक छलावा भी हो सकता है, और एक सरप्राइज अटैक अमेरिका ईरान पर कर दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ट्रम्प जो है बहुत ज्यादा सोचते वगैरह नहीं है। तो उनके देश में जो एक तरह की सिविल वॉर जैसी स्थिति बनी है, वो उसको एक तरफ उसके साथ में वो लड़ रहे हैं, और उसको डील करने में उनकी काफ़ी एनर्जी जा रही है। लेकिन इधर जो इजराइल वाला मामला है उसमें भी उनको दखलंदाजी करनी है, वो लगे हैं उसमें। और वो जो स्टेल्थ बॉम्बर प्लेन का इस्तेमाल करके बंकर बस्टर फोर्डो में उनको डालना है, वो कितना इफेक्टिव होगा ये वो सोच रहे हैं, क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन की ताकत जो है वो 200 फीट, जमीन से नीचे 200 फीट की है, जबकि ये फोर्डो जो है ये कम से कम 260 से 300 फीट अंदर है। तो आपने 200 फीट तक तबाही मचाने वाला बम डाल भी दिया, तो उसका अगर कोई इफेक्ट नहीं रहा, उसका कोई परिणाम साध्य नहीं हुआ, तो वो आप बम डाल के करेंगे क्या? ये एक सवाल है। क्योंकि ये अगर 300 फीट तक नीचे गहराई तक जाने वाला बम नहीं है, सिर्फ 200 फीट तक जाने वाला है, तो आप करोगे क्या? वो जो आपका टारगेट है वो तो सेफ ही रहेगा, उसको उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना आप समझते हैं कि आप पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डिलेमा कहीं ना कहीं है कि इसकी इफेक्टिवनेस जो है इस बंकर बस्टर की, उसके बारे में शायद वो आश्वस्त नहीं है कि ये हम इस्तेमाल करेंगे और उसका कुछ फायदा होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कश्मकश वाली स्थिति है उनके लिए। और बाकी जो आपने पहले जो फैक्टर्स गिनाए, जिसमें चाइना और रशिया फैक्टर है, वो भी तो उनको फैक्टर इन करने पड़ेंगे। वो खुद बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, बात अलग है, लेकिन उनके जो एडवाइजर्स हैं वो तो उतने उतावले नहीं है। वो तो शायद उनको इस बात का अंदाजा दिला ही देंगे कि भाई अगर खुदा न खास्ता चाइना रशिया इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो ये किस तरह की ट्रेजेक्टरी लेगा ये पूरा मामला, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि बाहर का जो युद्ध है उस युद्ध के साथ डील करते करते देश के अंदर का जो युद्ध है उस पर से हमारा ध्यान हट जाए और इधर हम कमजोर हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो दो फ्रंट वाला वॉर की जो स्थिति है, जो ट्रम्प को फेस करनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं वो एक इस कश्मकश के पीछे कारण है। और वो इतने जल्दी ईरान के युद्ध में इन्वॉल्व इसीलिए नहीं होना चाहते हैं कि गृह युद्ध जो चल रहा है, एक तरह की सिविल वॉर जैसी स्थिति अमेरिका में बनी है, उसके साथ भी उनको डील करना है। और इतना करके भी अगर ईरान के युद्ध में वो कूद जाते हैं और वहां पर उसका कुछ परिणाम साध्य जो करना है वो नहीं होता है, तो फिर फायदा क्या है?
तो मुझे लगता है कि वो इजराइल, और आप देखिए नेतन्याहू की वगैरह जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी नर्वस दिख रही है। ईरान और ये तमाम जो इस्लामिक देश है, ये इस तरह के युद्ध के बहुत आदी है। आप सीरिया में देखिए कितने सालों से युद्ध चल रहा था, वहां की जनता जो है, लीबिया हो, सीरिया हो, लेबनान हो, ईरान हो, इराक हो, वहां की जनता इस तरह की स्थिति के साथ में यूज टू है। वो सालों तक इस तरह की युद्ध की स्थिति झेल कर काफी वो पक्के हुए हैं। लेकिन इजराइल की जनता इस तरह के युद्ध के आदी नहीं है। आप देखिए जिस तरह के प्रोसेशंस निकल रहे हैं, जो जूस है वो प्रोसेशंस निकाल रहे, वी आर सॉरी ईरान, वी वांट पीस, स्टॉप द वॉर, इस तरह के जो प्रोसेशंस निकल रहे हैं, मोर्चे निकल रहे हैं हर जगह से। तो वो ये बात इस बात को दर्शाते हैं कि जो वहां की जनता है इजराइल की, वो इस तरह के युद्ध के आदी नहीं है, युद्ध को झेलने की उनमें समर्थता नहीं है। वो क्योंकि एक तरह से कुकून में रहने वाली और सुकून में रहने वाली जनता है, तो वो इस ठीक है कि 24 ही लोग मरे होंगे इजराइल के, वो तो जो ऑफिशियल आंकड़ा 24 का बताया जाता है, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने मिसाइल गिरे हैं और पूरे इजराइल में गिरे हैं, मतलब केवल तेल अवीव में गिरे ऐसे नहीं है। उसमें सिर्फ 24 लोगों की जान गई हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोग मरे इसमें, लेकिन जितने मिसाइल अभी तक गिरे हैं इजराइल पे, बिल्कुल ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा तादाद में इजराइल में कैजुअलिटीज होगी, जो इजराइल अभी पब्लिक नहीं करना चाहता है, क्योंकि उससे मोरल डाउन होता है। नेतन्याहू को उनके बेटे का शादी का रिसेप्शन पोस्टपोन करना पड़ा, और वो कह तो ये रहा है कि सबके लिए न्याय एक है, मेरे बेटे की शादी का रिसेप्शन उसको पोस्टपोन करना पड़ा हो तो क्या है, सारी जनता एक जैसी है, सबको एक जैसे ही इस युद्ध को सामने जाना है वगैरह, इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जो अली खमेनी है वो छुप के बैठे हैं, जबकि उनका एक वीडियो सामने आया है, वो हजारों की तादाद में लोग हैं और वो पब्लिक उनका अपीयरेंस हुआ है, तो कहीं वो छुप के नहीं बैठे हैं। तो जिस तरह का चैलेंज ईरान की तरफ से सामने आया है, उसका बिल्कुल भी अंदाजा इजराइल को नहीं था, नेतन्याहू को नहीं था। वो समझ रहे थे कि 4 दिन के अंदर ही ईरान घुटने टेक देगा, और अमेरिका भी शायद ये समझ रहा था। और अगर कहीं न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला करने के बाद किसी तरह की बहुत खतरनाक एक दुर्घटना हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकता है, और इसका अंदाजा पूरी तरह से नेतन्याहू और ट्रंप को है। लेकिन अगर आपने ब्रिंकमैनशिप पर ही आप उतारू हो गए हैं, तो आप यू विल नॉट सी एनी रीजन, मतलब एक इंतहाई तरीके की आत्मघाती नीति अगर आप अपनाना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। उस तरह की नीति अगर इजराइल और अमेरिका अपनाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें सारे झुलस जाएंगे, पूरा विश्व इसमें झुलस जाएगा। और ईरान इसी एक पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, ईरान का जो ब्रवाडो है, ईरान की जो हिम्मत है, वो इसी एक प्रीमाइस पर आधारित है कि अमेरिका और इजराइल जितना दिखा रहे हैं उतनी हिम्मत के साथ वो एक हद के आगे जा नहीं सकते। ये ईरान का प्रिजम्पशन है, और इस प्रिजम्पशन को लेकर वो इस युद्ध में उतरे हैं, और जितना भी हो सके इजराइल को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा डिटरेंस सिद्ध हो रहा है, क्योंकि इजराइल की जनता अभी सामने आई है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इजराइल और अमेरिका एक हद के बाहर इस युद्ध को ले जाएंगे। अगर ले जाएंगे तो फिर उसके नतीजे बहुत गंभीर, सिर्फ उनके लिए नहीं, सारे विश्व के लिए होंगे। दिनेश जी, कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन हम नहीं चाहते, उसको जनता जो है उसकी वो चाहे तो चाहे, हमारा कोई इरादा नहीं है, हमारी सरकार की पॉलिसी नहीं है, हमारी नीति नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन करें। अभी कल तक तो खमनई को मारने की बात कर रहे थे। ये इन्फ्लुएंस, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सुपर पावर का इन्फ्लुएंस है, रशिया का। रशिया हमेशा से जूस के प्रति सिंपैथेटिक रहा है, इसमें सबको पता है। हालांकि रूस में कोई जूस पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, हार्डली 2.25 लाख की पॉपुलेशन है उसकी, 14-14.5 करोड़ में। लेकिन वहां भी एक इन्फ्लुएंशियल लॉबी है जूस की, और पुतिन का जूस के प्रति एक झुकाव है, ये सबको पता है। और वो इजराइल के प्रति भी उनका एक सिंपैथेटिक रवैया रहता है।
और जब भी पुतिन कुछ कहते हैं तो नेतन्याहू चुप हो जाते हैं, उसके आगे जवाब नहीं दे पाते हैं, और तुरंत उनकी टोन बदली 1 घंटे के अंदर। और ये इंटरव्यू जो आया है कान टीवी के ऊपर आया, कान जो उनका एक ब्रॉडकास्टर है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, उसके ऊपर उनका कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू का, कि ईरान में सत्ता परिवर्तन इजराइल का आधिकारिक मकसद नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन ईरानी लोगों का मामला है, ना कि कोई ऐसी एजेंडा जिसे इजराइल सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहता है। ये वहां के लोग फैसला करेंगे कि वहां पे उन्हें कैसी सत्ता चाहिए। मुझे लगता है कि चीजें बदल रही हैं, जबकि उसी के डिफेंस मिनिस्टर आज कह रहे थे सुबह, काट्स जो है, कि हमें नेतन्याहू हमने की मौत चाहिए किसी भी कीमत पर। तो सरकार तो पलट गई सर इनकी। ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और जो विवेक जी ने एक बात कही कि वो उनका क्लस्टर बम जो है, बंकर बस्टर बम जो है GBU-57 फेल हो गया, तो इसका मतलब है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अगर वो नहीं चला उसका बम और फोर्डो प्लांट बर्बाद नहीं हुआ, तो अमेरिका को पता है कि फिर उसकी जो अल्टीमेट वेपन की बदनामी है वो तो सबके सामने आएगी ना। बाकी चीजें मैंने कही हैं, तो आप पूरे इस प्रकरण के ऊपर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, हेमंत जी। जी धन्यवाद। दिनेश जी, ये अभी जिस दौर में हम लोग से गुजर रहे हैं वो पूरी दुनिया एक तरह से उस अविश्वसनीय सच को देख रही है कि जिसमें अब कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का रूल नहीं रह गया है, कोई वार लॉ नहीं रह गया है, सब कुछ एक तरह से दादागिरी और गुंडागर्दी की तरह हो रहा है। आप देख लीजिए जिस तरह से ट्रंप जो कर रहे थे, जो बोल रहे थे, वो क्या है, वो कोई डिप्लोमेसी उसको कहेगा क्या? कोई उसको इंटरनेशनल लॉ कहेगा क्या कि आप किस भाषा में बात कर रहे हैं? किसी को कहते हैं कि सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर, तेहरान खाली करो नहीं तो तबाह कर देंगे। और आपकी जो ये खुफिया एजेंसियां हैं वो कहती है कि ईरान ने अभी तक कोई ये परमाणु बम नहीं बनाया है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं, अब तो ये जिस दिन खामनेई चाहेंगे उसके 1 सप्ताह के भीतर ये तैयार कर लेंगे। तो पूरा जो मसला है वो ट्रंप जिस तरह से इस मामले में दखल दे रहे थे, उसने दुनिया में एक जो राजनयिक की जो पूरी जो परिपाटी रही है उसको उन्होंने पलट दिया है। विवेक जी ने सही कहा कि ये पूरा जो इनका जो पूरा रवैया है, जो पूरा तौर तरीका है, वो एक तरह से एनार्किस्ट तौर तरीका है। और इस पूरे स्थिति में, इस पूरे हालात में रसिया का और चीन का जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, उसने एक तरह से जो कहते हैं कि पावर बैलेंस करना, शक्ति संतुलन करना, वो एक तरह से उसको संतुलित कर रहा है। नहीं तो जिस तरह से ये धमकी देकर गए थे कि, और वहाँ लग रहा था कि अब अमेरिका का सीधा इंटरवेंशन होगा और अमेरिका जो है इजराइल के साथ खड़ा होकर युद्ध शुरू कर देगा, तो अब तो ये लगता नहीं है कि ऐसा कर पाएंगे। लेकिन ये उसको अगर थोड़ा सा हम अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो आप समझ लीजिए कि हमारी हालत क्या हो गई। बस बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 1 महीने के भीतर की स्थितियों को आप देखें कि आपने एक तरह से तय किया कि हम युद्ध लड़ लेंगे पाकिस्तान से। तो युद्ध तो अंतिम हथियार होता है, और वो तय होता है कि कुछ निर्णायक हासिल करना है, कुछ निर्णायक लक्ष्य को हासिल करना है। लक्ष्य क्या हासिल किया? आज प्रधानमंत्री जी फिर बिहार में है। तो आपने एक लड़ाई छेड़ी, उस लड़ाई का कोई अंजाम नहीं आया, लेकिन पूरी दुनिया में आपकी थू-थू हो गई। और ट्रंप साहब 15वीं बार कह चुके हैं कि हमने वार रुकवाया। ट्रंप का रवैया भारत को लेकर के, ट्रंप का रवैया पाकिस्तान को लेकर के किस तरह का रहा है, और ट्रंप का रवैया इजराइल के साथ किस तरह का है, और ईरान के साथ किस तरह का है। ये माइक्रो लेवल पर इसको अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि जैसे कि हमारे आपके इलाके, किसी इलाके में कोई दादा जो अपनी दादागिरी कर रहा, कोई भाई जो अपनी दादागिरी चला रहा हो, वही इंटरनेशनल एरेना में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ऐसे वक्त में जिस तरह आप याद कीजिए G7 की बैठक, जितने लोग उसमें आए थे, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा, ये इस इतने गंभीर और इतने संकट के दौर में वो लग रहा था कि जैसे वहां पर सब पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं। किसी के सामने ये चिंता नहीं थी कि ये जो स्थिति बन रही है उसमें आखिरकार ये कहाँ जाए, ये किधर ले जाएगी दुनिया को। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाएगी, क्या उधर ले जाना है?
तो इनको ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं कि चलो कोई तबाह हो जाए, इजराइल ये ईरान तबाह हो जाए, भारत पाकिस्तान तबाह हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको चाहिए कि भारत पाकिस्तान के बीच में एक बफर स्टेट उनको चाहिए वहां पर, ताकि वो संतुलन कर सके अपने तरीके से। तो ये जो पूरी स्थिति है इसमें रसिया और चीन का इंटरवेंशन और एक तरह से स्ट्रांग रिएक्शन जो है यह स्थितियों को तो कंट्रोल करेगा। लेकिन अभी लगातार जो अभी आज की जो खबर है कि जो ये इजराइल का शहर है बिटशेबा, वहाँ उस शहर पर सुबह सुबह इजराइल की मिसाइल से हमला हुआ है और वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के जस्ट बगल में वो गिरा है। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस को कितना नुकसान हुआ है ये खबर नहीं है, लेकिन ये लगातार दूसरे दिन ये हमला हुआ है उसी इलाके में, सेम इलाके में। कई घायल होने की खबरें हैं, मरने की खबरें नहीं है। अब वो कितनी लेकिन ये हम क्यों कामना करें कि अधिक से अधिक लोग मरे, लेकिन ये है कि जिस तरह से स्थितियां बदल रही है, जिस तरह से इजराइल पर लगातार हमले ईरान की ओर से हो रहा है, तो ये अपेक्षा तो ईरान को, ये इजराइल को नहीं थी कि ऐसा जवाब मिलेगा। इसीलिए उनके लिए अब एक तरह से वो जो त्राहिमाम जो कर रहे हैं कि हमारे अस्पतालों पर हमला हो रहा है, हमारी जो हेल्थ सर्विसेज है उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, तो ये तो उस समय भी अब सवाल उठ रहा है, लोग दुनिया के लोग पूछ रहे हैं कि गाजा के साथ जो हो रहा था वहाँ जो मिलिट्री ये क्या कहते हैं, जो हेल्थ कैंप जो था, वहाँ जो अस्पताल थे, शेड में अस्पताल जो चल रहे थे, बच्चों का इलाज चल रहा था, उसको कैसे आपने तबाह कर दिया। और अब तो इजराइल के लोग अब प्रदर्शन भी करने लगे हैं, स्टॉप वार, वी आर विथ ईरान, इस तरह ये स्थिति बता रही है कि इजराइल का दाव इस बार बहुत उल्टा पड़ गया हुआ है। और ये ट्रम्प साहब जो यहाँ से गए थे G7 को छोड़ करके, और जो वो जिस रवैये के साथ गए थे, लग रहा था कि बस ये पहुंचे वहाँ और उसके बाद ये काम तमाम कर देंगे ईरान का, तो वो तो हुआ नहीं। जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि बस ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी, और ऐसा उन्होंने किया कि जिसकी कल्पना हम सब ने कभी नहीं की थी कि मोदी जी इस तरह से बैकफायर कर जाएंगे। तो ये जो पूरी स्थिति है, उस स्थिति में मुझे ये लग रहा है कि चलिए कम से कम दुनिया की ह्यूमैनिटी के लिहाज से तो है कि चीन और रूस ने स्ट्रांग रिएक्शन दिया है, जिसके बाद ये इजराइल भी बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। ट्रम्प साहब को भी लगता है कि अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। कम से कम इसी बहाने दुनिया में ये जो दौर जो दिखाई दे रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया न बढ़ जाए, ये रुक जाए यहाँ पर, ये हम तो यही इसी तरह की कल्पना करेंगे जी।